जिस इज्जत और बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सुरेश ने राजू की हत्या की, उसके जेल जाने से इज्जत तो गई ही, बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। राजू को पड़ोस में रहने वाली सर्वेश से प्यार हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। तो हर वक्त वह उसकी एक झलक पाने की फिराक में रहने लगा। पूरा पूरा दिन वह उसे देखने के लिए दरवाजे पर चारपाई डाले पड़ा रहता। वह उससे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। मौके तो उसे तमाम मिले, लेकिन उन मौकों पर वह उससे दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजू जिला कांशीराम नगर की कोतवाली खोरों के गांव दत्तलाना के रहने वाले रामवीर के दो बेटों में छोटा बेटा था। बड़े बेटे अमर की शादी हो गई थी। शादी के बाद वह खेती के कामों में पिता की मदद करने लगा था। राजू ने हाई स्कूल करके भले पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन घर का लाडला होने की वजह से घर का कोई काम नहीं करता था। घर का कोई आदमी उससे किसी काम के लिए कहता भी नहीं था। मां बाप के लिए वह अभी भी बच्चा था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला उनकी आंखों से ओझल हो। इसलिए राजू ने दिल्ली जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई, तो उन्होंने उसे वहां भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला बेटा अभी से किसी की गुलामी करे। इसलिए कोई कामधाम न होने की वजह से राजू दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। चारपाई पर पड़े पड़े ही उसकी नजर सर्वेश पर पड़ी थी, तो कोई कामधाम न होने की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो गया था। कोई कामधाम न होने की ही वजह से हुआ था, जबकि सर्वेश को वह बचपन से ही देखता आया था। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर्वेश राजू के पड़ोस में ही रहने वाले सुरेश की बेटी थी। वह कासगंज में किसी मशीनरी स्टोर पर नौकरी करता था, इसलिए सुबह टेरन से कासगंज चला जाता था तो रात को ही लौटता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी सर्वेश तथा एक बेटा नीरज था। अपने इस छोटे से परिवार को सुखी रखने के लिए वह रात दिन मेहनत करता था। पड़ोसी होने के नाते सर्वेश और राजू का आमना सामना होता ही रहता था। लेकिन जब से उसके लिए राजू के मन में आकर्षण पैदा हुआ, तब से सर्वेश के सामने पड़ने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। राजू अब सर्वेश के लिए बेचैन रहने लगा था। बेचैनी बर्दाश्त से बाहर होने लगी, तो एक दिन सर्वेश जब अपने दरवाजे पर खड़ी थी, तो उसके पास जाकर राजू ने कहा, सर्वेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज शाम को तुम प्राइमरी स्कूल में आ जाओ, तो मैं वह बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। जो बात कहनी है यही कह दो, अंधेरे में वहां जाने की क्या जरूरत है? सर्वेश ने बोली, नहीं, वह बात यहां नहीं कही जा सकती। शाम को स्कूल में मिलना, कहकर राजू चला गया। सर्वेश इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वह स्कूल में बुलाने का मकसद न समझती। वह सोच में पड़ गई कि उसका वहां जाना ठीक रहेगा या नहीं। वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसके मन में भी लालसा उठ रही थी कि वह स्कूल जाकर देखे तो राजू उससे क्या कहता है। वहां जाने में हर्ज ही क्या है। शाम होते होते उसने स्कूल जाकर राजू से मिलने जाने का निर्णय कर लिया। शाम को वह प्राइमरी स्कूल पहुंची तो राजू उसे वहां इंतजार करता मिल गया। राजू ने उसके पास आकर कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन अब बताओ तो सही कि तुमने मुझे यहां बुलाया क्यों है? राजू ने उसका हाथ पकड़ के कहा, सर्वेश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सर्वेश को पता था कि राजू कुछ ऐसी ही बात कहेगा, लेकिन अभी वह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपना हाथ छुड़ाकर बोली, यह अच्छी बात नहीं है। अगर यह बात मेरे पापा को पता चल गई तो वह दोनों को ही मार डालेंगे। अब प्यार हो गया है तो मरने से कौन डरता है? तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, राजू ने कहा। राजू की इस दीवानगी पर सर्वेश ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे मरवाना चाहते हो क्या? प्यार में आदमी पागल ही हो जाता है। सर्वेश, सचमुच मैं पागल हो गया हूं। अगर तुमने मना किया तो मैं मर जाऊंगा, राजू रुआंसा सा होकर बोला। प्यार सचमुच दीवाना होता है। इसका नशा दिल और दिमाग में चढ़ने में देर कहां लगती है। राजू ने सर्वेश की जवान उमंगों को हवा दी,
तो उस पर भी प्यार का सुरूर चढ़ने लगा। उसे राजू की बात भा गई। प्रेमी के रूप में वह उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन उसे मां बाप का भी डर लग रहा था। इसके क्राइम स्टोरीज बावजूद उसने अपना हाथ राजू की ओर बढ़ा दिया। उसी दिन के बाद यह प्रेमी युगल जिंदगी के रंगीन सपने देखने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में मिल लेते। इन मुलाकातों में दोनों साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। लेकिन एक बात का डर तो था ही कि वे कस्में चाहे जितनी खाते, ये इतना आसान नहीं था। मुलाकातों में दोनों इतने करीब आ गए कि उनके शारीरिक संबंध भी बन गए। सर्वेश जानती थी कि उसके मां बाप उसकी शादी किसी अच्छे परिवार के कमाने वाले लड़के से करना चाहते हैं, जबकि राजू कोई कामधाम नहीं करता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसलिए किसी दिन एकांत में मिलने पर उसने राजू से कहा, राजू, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपने पिता की खेती संभालो या फिर कोई नौकरी कर लो, तभी हमारे घर वाले मेरा हाथ तुम्हें दे सकते हैं। गांव में कोई नौकरी तो थी नहीं, खेती वह कर नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा, सर्वेश, मैं तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। खेती मुझसे हो नहीं सकती, लेकिन तुम कह रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजू और सर्वेश अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा पाते, उसके पहले ही लोगों की नजर उन पर पड़ गई। गांव के किसी आदमी ने दोनों को एकांत में मिलते देख लिया। उसने यह बात सुरेश को बताई तो घर आकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने पत्नी को भी डांटा और सर्वेश को भी। उसने सर्वेश को चेतावनी भी दे दी, अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। सुरेश जानता था कि बेटी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए खाना खाकर वह पत्नी मोहिनी के पास लेटा तो चिंतित स्वर में बोला, मुझे लगता है अब हमें सर्वेश की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूं। आप लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए, सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा, मोहिनी ने कहा। सुरेश ने रामवीर से भी कहा था कि वह राजू को सर्वेश से मिलने से रोके। गांव का मामला था, इसलिए रामवीर को राजू को डांटा फटकारा ही नहीं, गांव के लड़कों के साथ दिल्ली भेज दिया। वे लड़के पहले से ही दिल्ली में रहते थे। उन्होंने राजू को भी दिल्ली में नौकरी दिलवा दी। राजू दिल्ली चला गया तो सुरेश को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि राजू के वापस आने से पहले वह अगर सर्वेश की शादी कर दे तो ठीक रहेगा। किसी रिश्तेदार की मदद से उसने अलीगढ़ के थाना दादो के गांव बरतोलिया के रहने वाले डोरीलाल के बेटे भूरा से सर्वेश की शादी तय कर दी। डोरीलाल का खाता पीता परिवार था। बेटा भूरा गुजरात में रहता था। सुरेश का सोचना था कि शादी के बाद भूरा सर्वेश को लेकर गुजरात चला जाएगा तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा। यही सब सोचकर सुरेश ने सर्वेश की शादी भूरा से कर दी। सर्वेश की शादी की जानकारी राजू को हुई तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सर्वेश ने कसम तो उसके साथ जीने मरने की खाई थी, फिर उसने दूसरे से शादी क्यों कर ली। प्रेमिका की बेवफाई पर उसे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद उसका मन नौकरी में नहीं लगा और वह नौकरी छोड़कर गांव आ गया। राजू का आना मां बाप को बहुत अच्छा लगा। अब उन्हें चिंता भी नहीं थी, क्योंकि सर्वेश की शादी हो गई थी। लेकिन राजू काफी तनाव में था। वह सर्वेश से मिलना चाहता था, लेकिन वह ससुराल में थी। इसलिए तनाव कम करने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। कुछ दिनों बाद भूरा अपनी नौकरी पर गुजरात चला गया तो सुरेश सर्वेश को लिवा लाया। राजू को सर्वेश के आने का पता चला तो वह उससे मिलने की कोशिश करने लगा। चाह को राह मिल ही जाती है, राजू को भी सर्वेश मिल गई। सुरेश अपनी नौकरी पर कासगंज चला गया था तो मोहिनी दवा लेने डॉक्टर के पास गई थी। उसी बीच सर्वेश ने राजू को गली में जाते देखा तो घर के अंदर बुला लिया। अंदर आते ही राजू ने कहा, तुम बेवफा कैसे हो गई सर्वेश? मैं बेवफा कहां हुई? बेवफा होती तो तुम्हें क्यों बुलाती? मेरी मजबूरी थी। किसके भरोसे मैं विरोध करती? तुम दिल्ली में थे और तुम्हें संदेश देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। भूरा से शादी करके मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तुम कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले मैं कामधाम की व्यवस्था कर लूं, उसके बाद तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलूंगा, राजू ने कहा। सर्वेश को राजू पर पूरा भरोसा था,
इसलिए उसने उसकी यह बात भी मान ली और मौका निकालकर उससे मिलने लगी। उनके इस तरह एकांत में मिलने की जानकारी सुरेश को हुई तो वह परेशान हो उठा। शादीशुदा बेटी पर वह हाथ भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि बात खुल जाती तो उसी की बदनामी होती। दामाद गुजरात में था। वह चाहता था कि दामाद सर्वेश को अपने साथ ले जाए। उसने यह बात भूरा से कही भी। तब भूरा ने कहा, बाबूजी, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं पत्नी को अपने साथ रख सकूं, इसलिए सर्वेश को अभी वहीं रहने दो। सुरेश दामाद को असली बात बता भी नहीं सकता था। बहरहाल इज्जत बचाने के लिए वह सर्वेश को उसकी ससुराल पहुंचा आया। लेकिन इससे भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि राजू सर्वेश से मिलने उसकी ससुराल भी जाने लगा। ससुराल में पति नहीं था, इसलिए सर्वेश का जब मन होता मायके आ जाती। मायके आने पर सुरेश सर्वेश पर नजर तो रखता था, लेकिन वह राजू से मिल ही लेती थी। इसी का नतीजा था कि एक रात सुरेश ने छत पर सर्वेश को राजू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। सुरेश को देखकर राजू तो भाग गया, लेकिन सर्वेश पकड़ी गई। वह उसे खींचता हुआ नीचे लाया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। सुरेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी बेटी को राजू से मिलने से रोके। उसने उसकी शादी भी कर दी थी। इसके बावजूद सर्वेश ने उससे मिलना बंद नहीं किया था। काफी सोच विचार कर सुरेश भूरा के आने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि एक न एक दिन दामाद को बेटी की करतूतों का पता चल ही जाएगा। तब वह सर्वेश को छोड़ भी सकता था। ऐसे में सर्वेश की जिंदगी तो बर्बाद होती ही, बदनामी भी होती। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही दामाद को सब कुछ बताकर कोई उचित राय मांगे। इसके बाद भूरा गांव आया तो उसने कहा, बेटा भूरा, गांव का ही राजू सर्वेश के पीछे पड़ा है। मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह मानता ही नहीं है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। भूरा ने कहा, इस तरह बात करने से काम नहीं चलेगा। इससे हमारी ही बदनामी होगी। मैं इस कांटे को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता हूं, जिससे सर्वेश और तुम चैन से जिंदगी जी सको। सुरेश ने कहा। भूरा को भी ससुर की बात उचित लगी। फिर दोनों ने राजू को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत भूरा सर्वेश को लिवाकर अपने यहां चला गया। इसके सप्ताह भर बाद ही थाना खोरो के थाना प्रभारी राम अवतार कर्णवाल को उठेर बांध के पास एक कंकाल के पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए। नर कंकाल सिर विहीन था। कंकाल के पास एक बनियान और पैंट पड़ी थी। उन्हें याद आया कि 7 दिनों पहले दतलाना के रहने वाले रामवीर के भाई फूल सिंह ने भतीजे राजू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने सूचना देकर फूल सिंह को वहीं बुला लिया। कंकाल से तो कुछ पता चल नहीं सकता था। उसके पास पड़े पैंट को देखकर फूल सिंह ने बताया कि यह पैंट उसके भतीजे राजू की है। फूल सिंह ने राजू की हत्या का संदेह सुरेश पर व्यक्त किया था। उसने पुलिस को वजह भी बता दी थी कि राजू के संबंध उसकी बेटी सर्वेश से थे। थाना प्रभारी ने सुरेश को बुलाने के लिए सिपाही भेजा तो पता चला कि वह घर पर नहीं है। वह दामाद के साथ गुजरात चला गया था। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि राजू की हत्या करके सुरेश गुजरात भाग गया था। कपड़ों के अनुसार कंकाल राजू का ही हो सकता था, लेकिन पक्के सबूत के लिए उसकी डीएनए जांच जरूरी थी। डीएनए जांच के लिए हड्डियां विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज दी गई। रिपोर्ट आने से पहले रामावतार कर्णवाल का तबादला हो गया। उनकी जगह पर आए सुरेश कुमार। जनवरी महीने में डीएनए रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह कंकाल रामवीर के बेटे राजू का ही था। पुलिस को सुरेश पर ही नहीं, उसके दामाद भूरा, गंगा सिंह और रूप सिंह पर भी संदेह था, क्योंकि ये सभी उसी समय से गायब थे। संयोग से उसी बीच गंगा सिंह गांव आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने राजू की क्राइम स्टोरीज हत्या का सारा राज उगल दिया। गंगाराम ने बताया था कि 1 अक्टूबर की शाम को भूरा ने राजू को शराब और मुर्गे की दावत के लिए बुलाया। उस दावत में राजू को इतनी शराब पिला दी गई कि उसे होश ही नहीं रहा। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश क्राइम स्टोरीज को ठिकाने लगाने के लिए उठेर बांध पर ले जाया गया, जहां उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। सिर को नहर में फेंक दिया गया,
जबकि धड़ को बांध के पास ही छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गंगा सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मोहिनी से फोन कराकर सुरेश को बहाने से गांव बुलवाया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी राजू की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका कहना था कि इज्जत और बेटी की जिंदगी बचाने की खातिर उसने यह कदम उठाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक भूरा और रूप सिंह पकड़े नहीं जा सके थे। शायद उन्हें गंगा सिंह और सुरेश के पकड़े जाने की जानकारी हो गई थी, इसलिए पुलिस के बहाने से लाख बुलाने पर भी वे गांव नहीं आए। दोनों गुजरात में कहीं छिपे हैं। सुरेश ने जिस इज्जत को बचाने के लिए यह क्रूर कदम उठाया, राज खुलने पर इज्जत तो गई ही, सब के सब जेल भी पहुंच गए। बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हुई। एक तरह इसे नासमझी ही कहा जाएगा। अगर वह चाहता तो किसी और तरीके से इस मामले को सुलझा सकता था,